जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम रज़ाक है और मैं आपको टेंसर एनालिसिस के मतलब जो टॉपिक है उसके मैं मतलब आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है हम बेसिक पहले हम ये देखते हैं कि टेंसर एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना क्यों चाहिए। टेंसर जो है अगर हम फिज़िकल लॉज देखें तो वो पर्टिकुलर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें डिफाइन है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, स्फेरिकल में है, सिलेंड्रिकल में है। तो क्या ये इन जनरल भी वैलिड हो सकते हैं? तो उसके लिए जो है हमें एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कवर करना पड़ा है, उसको जो है डिस्क्राइब करना पड़ा है, विच इज़ कॉल्ड टेंसर। और इसमें जो है सबसे पहले इसकी जो बेसिक्स जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये देखना पड़ेगा कि स्पेस ऑफ एन डायमेंशन क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस आप किसे कहते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं यू नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन इन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट। तो ये जो है हम अगर मैकेनिक्स में जाएंगे तो मैकेनिक्स में जो है x, y, z जो है 3 कोऑर्डिनेट्स जो है आप बताते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को अगर आप रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करेंगे तो इट हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और इसमें जो है आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? रो, थीटा एंड जेड। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो है 3 डायमेंशन में आर, थीटा एंड फाई होते हैं। और इसके मुतालिक जो है हम देख लेते हैं कि ये आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। मतलब रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स को हम इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो ये होती हैं। x फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जो x डिफाइन होता है वो इक्वल होगा रो कोस थीटा, y डिफाइन होता है रो साइन थीटा एंड z इक्वल्स टू z। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स जो हैं डिफाइन हुए इन टर्म्स ऑफ रो, थीटा एंड जेड में। इस तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आर, थीटा एंड फाई। तो वो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो भी देख लें फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इसमें जो है मैंने क्योंकि रिप्रेजेंट किया हुआ है आर, थीटा, फाई से, तो इसके जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं x इक्वल्स टू आर कोस थीटा साइन फाई, y आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल्स टू आर कोस फाई। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जो है हम टेंसर एनालिसिस में जो हमारे लेक्चर्स हैं आगे हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम इसको इधर तक ही रहने देते हैं। इसके मुतालिक जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कपल ऑफ जो है लेक्चर्स के बाद इसको देखते हैं। इसमें मज़ीद अगर हम देखें, मैंने ऊपर 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बताया, तो उसमें एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर हमें एक n डायमेंशनल स्पेस में है तो हमें एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए n कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायर होंगे। तो इसमें जो n कोऑर्डिनेट्स जो है, क्योंकि हमें टेंसर के मुतालिक बताना चाह रहे हैं, तो टेंसर में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हम इस तरह से बताते हैं x1, x2, xn। और ये जो x जो रेज़्ड पावर 1 लिखा हुआ है ये पावर नहीं है, ये असल में इंडेक्स है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया है x1, सेकंड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया है x2, ये इट इज़ नॉट पावर। और इसी तरह से x रेज़्ड पावर जो n है इसको हम पावर करार नहीं कर रहे, इट इज़ डिनोटेड द nth कोऑर्डिनेट xn। अच्छा, इसमें मज़ीद जो है अगर हमें टेंसर में पावर बतानी हो तो किस तरह से बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें x1 है कोऑर्डिनेट, उसकी मुझे पावर 2 बतानी है, तो वो जो है हम ब्रैकेट में इस तरह से करके बता देते हैं, या फिर हम इसके बजाय ऊपर ब्रैकेट ले लेते हैं। तो इसका मतलब जो है हम दोनों में से कोई एक चीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये पावर है, ये वाली पावर। ठीक है, तो ये n कोऑर्डिनेट को जो है अगर हमारा पॉइंट जो है n डायमेंशनल स्पेस में है और उसके हमारे पास n कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के, तो उसको डिनोट हम इस तरह से करते हैं। अच्छा, आगे इसमें चलते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल से जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, और इसी तरह से जो है रेक्टेंगल से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, सिमिलरली जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये मेरा जो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है
ये एक कह लें कि आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा जो है सिलेंड्रिकल है और दिस इज़ थर्ड स्फेरिकल। तो अगर इन जनरल जो है मेरे पास n कोऑर्डिनेट सिस्टम है x1, x2 एंड xn, ये एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पॉइंट है, और ये वाला x बार 1, x2 बार एंड सो ऑन x बार n, ये एक अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें क्या होगा, लेट कर लें ये हमारे पास हैं, देन देयर एग्जिस्ट n इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द टू सिस्टम्स। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये देख लें, हमारे पास रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो x y z, और रिलेशन हमने इसको सिलेंड्रिकल के साथ बताएं या स्फेरिकल के साथ। तो अगर ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमारे पास 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। इसी तरह से जो है आप देखें, अगर ये n है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और दूसरे जो हैं ये भी n कोऑर्डिनेट्स हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हमारे पास n ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होंगी। ठीक है, ये x बार 1 जो है ये डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ x1 से लेके xn तक। इस तरह x2 बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कोऑर्डिनेट है, इसको रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ x1, x2 एंड अप सो ऑन xn। ठीक है, एंड सो ऑन अगर nth कोऑर्डिनेट है उसको रिप्रेजेंट किया है x बार n, x1, x2 एंड सो ऑन xn। अच्छा, इसमें जो है इन जनरल जो है मैं इन सब को सम अप करना चाहूँ एक सिंगल लाइन में, तो वो किस तरह से होगा, x बार i इक्वल्स टू x बार i, और इस तरह से आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि i की वेरिएशन आप 1 से लेके n तक ले लें, ये इसको कहते हैं रनिंग इंडेक्स। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रनिंग इंडेक्स i को, ये आप इसको नोट कर लें कि i जो है यहाँ पे इज़ अ रनिंग इंडेक्स है। तो रनिंग इंडेक्स जो है वो हम सम नहीं करते, जस्ट इंडेक्स होता है डिनोट द सिंगल इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं इधर 1 पुट करूँगा मेरे पास फर्स्ट आ जाएगी, 2 पुट करूँगा सेकंड आ जाएगी, एंड थर्ड एंड सो ऑन, nth पुट करूँगा तो nth ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी। क्या अब ये सवाल हमारे जहन में आता है, क्या इसका जो है इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर सकती है? तो इसके लिए जो है 2 कंडीशनें ज़रूरी हैं। नंबर 1 कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई हैं फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब आप कोई वैल्यू n कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू पुट करें, यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू, तो उसे हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इस और सेकंड जो है हमारे पास, ये इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स लें वो कंटिन्यूस हों और इटसेल्फ भी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं ये भी कंटिन्यूस हों, देन जो है हम इसके जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। इन दैट केस इन जनरल जो है इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, ये देखें, ये x बार i जो है डिफाइन हुआ है इन टर्म्स ऑफ x1, x2 एंड सो ऑन xn में। तो जब इन्वर्स करेंगे तो जो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, x2 अप टू सो ऑन xn, दे कैन बी डिफाइंड इन x बार 1, x बार 2 एंड सो ऑन x बार n में डिफाइन कर सकते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है अंडर दिस कंडीशन वो यूनिक होती है। ठीक है, दिस शुड बी नोटेड दैट कि जब आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो वो जो है वो यूनिक होती है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बाद जो है हम देखते हैं टॉपिक समेशन कन्वेंशन। समेशन कन्वेंशन में जो है सबसे पहले ये कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई हैं, इसको ज़रा देख लें। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3, ठीक है, और ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस का हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसको समेशन में देखें, जो इसके लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, इसके समेशन जो है इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 1 से लेकर 3 तक, a1i xi सुपरस्क्रिप्ट में इक्वल्स टू b1, ये पावर नहीं है, जस्ट फॉर नोटेशन है, आपको कोऑर्डिनेट्स का बता रहा है। इस तरह से जो है i इक्वल्स टू 1 to 3, सेकंड इक्वेशन में जो है ये 2, 2 एंड 2, ये फर्स्ट जो है वो सेम है, तो इसलिए जो है इंडेक्स जो है 1 के ऊपर आ रही है, चेंज हो रहा है, इस तरह से ये, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ले। सिमिलरली ये वाला जो है समेशन हमने लिख लिया। तो इन जनरल जो है इन तीनों को, अगर मैं इन तीनों को जो है एक समेशन के अंदर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इस तरह से लिखूँगा, समेशन तो मेरे पास वैसे ही आएगा, लेकिन ये देखें 1, 2, 3 बाकी सब जगह पे आई आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे 1, 2 एंड 3 आ रहा है। तो जहाँ पे 1, 2, 3 आ रहा है वहाँ पे मैंने एक इंडेक्स यूज़ किया j, और यहाँ पे भी मैंने करस्पॉन्डिंगली j यूज़ किया, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 3 के करस्पॉन्डिंग 3।
और जे जो है वो मैंने बता दिया है 1 2 3। ठीक है, तो ये मेरे पास इन जनरल जो है इन तीनों अगर इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एक इक्वेशन में, तो इस तरह से लिखूँगा। आगे देखते हैं हम जो हमारे पास ये जो कन्वेंशन है समेशन कन्वेंशन, इसके मतलब बताने जा रहा हूँ। देन समेशन कन्वेंशन के मुताबिक जो सम आ रहा है हमारे पास इस जगह पे, इसको हम ओमिट कर देते हैं, कीपिंग इन माइंड के ये जो है सम होगा। किस पे सम होगा? जो वो वाले इंडिसेस जो कि रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे इंडिसेस कौन से रिपीट हो रहे हैं? आई। ठीक है, इवन के जे भी हो रहा है लेकिन ये इक्वल के इस तरफ है। आपके पास जो है एक एक्सप्रेशन में देखेंगे, एक्सप्रेशन जो है वो देखना है कि उसमें इंडिसेस जो है रिपीट कहाँ पे हो रहे हैं। जैसे ये है, इस जगह पे आई रिपीट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इक्वेशन में जो है जे भी रिपीट हो रहा है और आई भी रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये जो जे जो है ये आपके पास जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये एक इक्वेशन 1 है, उसकी इक्वेशन है। अगर j = 1 लूँगा, j = 2 लूँगा तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, j = 3 लूँगा तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो है इंडेक्स रन कर रहा है इक्वेशंस के ऊपर, लेकिन समेशन के ऊपर रन नहीं कर रहा। तो ऐसे इंडेक्सेस जो समेशन के ऊपर रन नहीं कर रहे होते उन्हें हम फ्री इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और वो वाले इंडेक्सेस जो कि समेशन के ऊपर रन होते हैं और वो रिपीट होते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे आई और आई ये रिपीट हो रहे हैं और वो सेम एक ही जगह पे होंगे, एक्सप्रेशन में होंगे, इक्वल में नहीं होंगे, एक्सप्रेशन में होंगे। इस चीज़ को नोट रखना है। तो ये जो है आई जो है आपके पास डमी इंडेक्स कहलाएगा। तो मज़ीद जो है इसमें हम देखते हैं MCQ, ताकि हमारा क्लियर हो गए डमी और फ्री इंडेक्स में क्या फ़र्क है थोड़ा सा। अगर फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास MCQ है, इन द एक्सप्रेशन दिस इज़ एक्सप्रेशन AIJ विच इज़ योर डमी इंडेक्स। तो इनमें से कौन सा डमी इंडेक्स है? देयर आर 4 ऑप्शंस। ओके, सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन देखना है कि इसमें इंडेक्सेस कौन से रिपीट हो रहे हैं। एक तो इंडेक्स जो है आई लिखा हुआ है और एक जे लिखा हुआ है, और एक M, 3 तरह के इंडेक्सेस यूज़ हुए हैं। तो आई जो है वो 2 जगह पे आया है, इसी तरह से जे भी जो है वो 2 जगह पर आया है। तो इसमें डमी इंडेक्स क्या हो हमारा? आई भी है ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में जे भी है। तो दोनों जो है हमारे पास डमी इंडेक्सेस हैं। तो ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है, तो कोई एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए जहाँ पे दोनों इकट्ठे लिखे हों। तो ये डी ऑप्शन बता रहा है कि बोथ ए एंड बी। तो दिस मीन्स दैट कि ए और बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, जो कि डी में बताई गई हैं, दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, अगर मैं इसी तरह से इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ फ्री इंडेक्स, तो फ्री इंडेक्स के मुताबिक क्या होगा? यहाँ पे आई और जे जो है रिपीटेड इंडेक्सेस हैं, एम जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही वो जो कि सिंगल टाइम आएगी उसको भी हम फ्री इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है MC ऑप्शन करेक्ट होगी अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि ये फ्री इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये वाली है। नंबर 2 जो है MCQ, उसमें देखते हैं इन द एक्सप्रेशन दिस वन GPQX DXQ DXP एंड DXQ विच इज़ और आर फ्री इंडेक्सेस। तो इसमें देखें कौन सा है। अब फ्री इंडेक्स क्या होता है? जो कि एक बार आता है, रिपीट नहीं होता। तो देखें इधर 1 ऑप्शन P क्या है? P इस जगह पे भी है, इस जगह भी 2 जगह रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, Q क्या है हमारे पास? Q इस जगह पर भी है यहाँ और इस जगह पे भी है, तो 2 जगह पे Q है। तो ये डमी इंडेक्सेस हैं, फ्री इंडेक्स नहीं है। नेक्स्ट जो है वो D जो है वो इधर आपके पास फॉर डिफरेंशियल के लिए यूज़ हुआ है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे ये डिफरेंशियल क्या है, किस तरह ये एक्सप्रेशन कैसे बनता है, लेकिन फ़िलहाल ये D जो है एक डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो D जो है वो इंडेक्स भी नहीं है, इंडेक्स हमेशा सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में आएगा। ठीक है, फ़िलहाल जो है हम सुपरस्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं, इधर सबस्क्रिप्ट में आया हुआ है, तो ये जो है PQ के अलावा कोई और इंडेक्स नहीं है इसके अंदर। तो D ऑप्शन, 3rd ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो जवाब क्या हुआ इसका? 4th ऑप्शन बच गई है, नन। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई फ्री इंडेक्स नहीं है। अभी हमने जो है समेशन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। समेशन कन्वेंशन में जो है डमी और फ्री इंडेक्सेस के बाद जो टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में जो है हमारे पास अगर n क्वांटिटीज़ है ऑफ अ वेक्टर, कोई वेक्टर है उसके जो है हमारे पास n कंपोनेंट्स हैं, A1 A2 अप टू सो ऑन AN कंपोनेंट। जैसे हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर है V
ए आई प्लस बी जे, तो इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? ये R2 में है तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं A एंड B। इसी तरह से जो है हमारे पास A1 A2 AN जो है हमारे पास n कंपोनेंट्स हैं वेक्टर कोई डायमेंशन n में, ठीक है, n क्वांटिटीज़ हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जो A1 जो है डिपेंड कर रहा है इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, इस तरह A2 भी इसके ऊपर और से ऑन AN भी जो है इन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। देन देयर आर अनदर सेट ऑफ वेक्टर्स कंपोनेंट A1 बार A2 बार AN बार, वो जो है कंपोनेंट्स ये इन कोऑर्डिनेट्स जो बार वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे पास n कंपोनेंट्स हैं। तो ये n कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स और ये वाले ये बार वाले n कंपोनेंट्स हैं, इनके दरमियान में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी वो हम इस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं। इन कंपोनेंट्स में से जो है हमारे पास कोई p कंपोनेंट है, उसको चूज़ किया है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोई इसमें से कंपोनेंट है q, उसके मुतालिक। तो ये जो है डिफ़ाइन इस तरह से होता है कि a बार p इक्वल समेशन 1 to n, क्योंकि ये n डायमेंशन पे डिफ़ाइन हुआ है। कीपिंग इन पॉइंट नोट एट के अगर आपके पास ये n है तो n ही डायमेंशन पे ये मैपिंग होगी हमारी। तो पार्शल x बार ओवर पार्शल x बार p ओवर पार्शल x q और a q। अच्छा, इसमें जो है नोट करने वाली चीज़ जो है कि ये कंट्रावेरिएंट क्यों कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें इंडेक्स यूज़ हुआ है वो सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है, p है, p जो है वो ऊपर है, सुपरस्क्रिप्ट में है। और ये जो x जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमेशा हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में ही रहेंगे, ये कभी भी हमारे पास सबस्क्रिप्ट में नहीं आएंगे पूरी टेंसर्स में। तो जो कंपोनेंट हैं ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में भी हो सकते हैं और सबस्क्रिप्ट में भी आ सकते हैं। अगर ये सुपरस्क्रिप्ट में हो, फर्दर मोर ये जो x जो बार वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये न्यूमिनेटर में हो, तो इन दैट केस जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी जो समेशन कन्वेंशन होगी, समेशन को ख़त्म कर देंगे, समेशन कन्वेंशन बन जाएगी। तो इस पर जो है हमारे पास जो है सब सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास q और p इंडेक्स यूज़ होते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में। और समेशन कन्वेंशन जब हम करेंगे, समेशन कन्वेंशन में समेशन ख़त्म कर देंगे और बाकी जो है सेम एक्सप्रेशन लिख दिया जाता है और यही हम जो है वो यूज़ करेंगे। और ये जो है समेशन कन्वेंशन हम ख़त्म कर देते हैं जहाँ पे हमें ये मालूम हो कि ये रन कहाँ से कहाँ तक इस पे सम अप्लाई होगा, 1 से n तक है तो इन जनरल हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अगर ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो, n 8 हो या 3 हो, तो तब जो है हम इधर आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, अदरवाइज़ हम ये नहीं लिखते। अच्छा, इसमें जो फर्दर एक चीज़ जो देखनी है कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, मैंने वजह बताई है कि ये क्यों है। इसका इंडेक्स जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में है दोनों जगह पे, और बार जो है वो x की बार मतलब जो कि इसके रिलेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऊपर है, न्यूमिनेटर में है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है इसका ऑर्डर या रैंक जो है वो 1 है और ये टाइप जो है वो कॉन्ट्रावेरिएंट है। इसको 1 इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सिंगल जो है आपके पास ओनली 1 ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हुई है विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये अगर 2 या 3 हो तो इसके और इसके इंडिसेस में क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली जो है कॉन्ट्रावेरिएंट में अगर आप देखें तो ये है। कोवेरिएंट में जो क्या होगा कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं, जैसे ये वेक्टर्स कंपोनेंट हैं A1 A2 AN, ये सुपरस्क्रिप्ट में है तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाते हैं। इसी तरह से जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वहाँ पे भी जो 1 2 अप टू सो ऑन n है ये सुपरस्क्रिप्ट में, ये सबस्क्रिप्ट में आ जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है x1 x2 ये सारे सुपरस्क्रिप्ट में रहेंगे हमेशा, ओल्ड वाले भी और ये न्यू वाले जो मैं कहता हूँ बार वाले कोऑर्डिनेट्स ये भी सुपरस्क्रिप्ट में। तो इसमें अगर देखें आगे कोवेरिएंट टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसमें जो है AQ जो है नीचे है, नीचे का मतलब है कि सबस्क्रिप्ट में है, और बार वाला कंपोनेंट भी जो है जो कि इसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन है कंपोनेंट वो भी नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नीचे p के साथ है, सबस्क्रिप्ट में बताई गई है। तो वेक्टर कंपोनेंट्स में जो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मीनिंग रखती है,
जबकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है मीनिंगलेस है, सिर्फ और सिर्फ हम कोऑर्डिनेट्स को सुपरस्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं। अगर ये सबस्क्रिप्ट में आ जाए तो हम इसे कहते हैं कोवेरिएंट वेक्टर या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसकी जो है हम प्रैक्टिस करते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा, कॉन्ट्रावेरिएंट जो टेंसर जो रैंक वेक्टर है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को के कंपोनेंट्स को। इसमें जो है आपके पास सबस्क्रिप्ट में जो है इंडेक्स यूज़ होगा दोनों जगह पे। जो बार वाले कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट जो कंपोनेंट है बार वाला कंपोनेंट, उसमें भी सबस्क्रिप्ट में आएगा इंडेक्स। और इसी तरह से जो है हमारे पास दूसरा वाला भी जो है वो भी सिंपल बार के बगैर उधर भी ये इंडेक्स जो है सबस्क्रिप्ट में आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना रह गया, भूल गया कि इसकी जो हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म होती है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में, ये रैंक 1 का है। तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे होती है कि अगर हम इसको जो है दूसरी तरफ ले जाएं और रेसिप्रोकल कर लें तो ये आपके पास नया ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इस नई ट्रांसफॉर्मेशन में जो बार वाले जो है वो आपके पास यूज़ होगा सो डैट हमारे पास बगैर बार वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएं, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे पास रैंक जो है बन गया। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो सिंपल वाला जो होता है वो हमेशा न्यूमिनेटर में है, जबकि दूसरा वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है। इसी तरह से अगर इसको ऑब्ज़र्व करें इस हैबिट को, यहाँ पे जो है ऑपोजिट होता है ये कोवेरिएंट टेंसर में। ये अगर हमारे पास सबस्क्रिप्ट में है तो सबस्क्रिप्ट में ही बार वाला आया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इधर देखें ये हमारे पास अगर सुपरस्क्रिप्ट में है और बार सुपरस्क्रिप्ट में तो ये ऊपर ही आया, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ऑपोजिट आता है। और इसकी भी जो है इक्विवेलेंट फॉर्म जो है हम इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में है, सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, कोवेरिएंट टेंसर वो हमेशा जो सेम वाले जो हैं वो नीचे आएंगे। अगर ये बगैर बार के है तो ये बगैर बार वाला इधर आएगा, ठीक है। अगर ये बार वाला है तो ये बार वाले ही के साथ नीचे डिनोमिनेटर में अपीयर होंगे। अच्छा, ये जो है हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर की इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है। इसी तरह से कॉन्ट्रावेरिएंट की भी इक्विवेलेंट फॉर्म है। ये दोनों जो टेंसर जो मैंने बताए हैं कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, ये दोनों रैंक 1 के हैं। आगे हम चलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। इसमें जो है हमारे पास डायमेंशन जो हो जाएगी वो जो कंपोनेंट की इधर डायमेंशन अगर ये है A1 तो उसकी डायमेंशन, क्योंकि एक इंडेक्स यूज़ हुआ है तो डायमेंशन n है। तो यहाँ पे 2 इंडेक्सेस लेंगे तो हमारे पास उसकी डायमेंशन n² हो जाएगी। इस तरह से फर्दर अगर हम चलते जाएंगे 3 अगर लेंगे इंडेक्सेस तो n³ हो जाएगी डायमेंशन। और ये n3 जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स किसी वेक्टर में, ठीक है। तो n² कंपोनेंट्स होंगे अगर आपके पास 2 इंडेक्सेस यूज़ होंगे। तो AQS इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इसमें है सिंपल वाले में, और इसी तरह से APR बार जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है हमारे पास वो सिंपल जो है वो ये बनेगी। इसमें देखें ये कॉन्ट्रावेरिएंट के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। इसमें PR जो है सुपरस्क्रिप्ट में है तो PR सुपरस्क्रिप्ट में है और बार ऊपर ही हैं दोनों वेरिएबल्स जो बार्स वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सुपरस्क्रिप्ट आया हुआ है। सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्जन जो है वो बार हमेशा ऊपर ही रहेगी और इंडिसेस जो हैं वो भी ऊपर ही आएंगे, इसके रिलेटेड ही आएंगे। और जो इसमें चेंज करना है कोरस्पॉन्डिंगली चेंज करना है, जैसे P जो है फर्स्ट प्लेस पे है तो आपने फर्स्ट प्लेस वाले को Q के साथ किया तो Q की जगह भी फर्स्ट प्लेस पे ही आनी चाहिए। इस तरह से R को जब S से रिप्लेस किया तो ये सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस पे ही इसकी पोजीशन होनी चाहिए। पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। आल्सो ये कॉन्ट्रावेरिएंट में है तो कोवेरिएंट में भी सिमिलरली जो है हमारे पास सेम केस है। यहाँ पे इंडिसेस जो है हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, सबस्क्रिप्ट में चले जाएंगे और बार वाले एलिमेंट्स जो है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल जो है अगर P है तो P के करस्पॉन्डिंग Q है तो Q में चेंज कर देंगे इसको AQ। इस तरह से जो है R है तो R जो है वो आपके पास सबस्क्रिप्ट में है तो ये बार नीचे आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो S में चेंज होने तो S के करस्पॉन्डिंग ये इस तरह से लिख दिया जाता है। तो ये जो है हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर है ऑफ रैंक 2। रैंक 2 इसलिए क्योंकि इसमें 2 चेंज ऑफ डेरिवेटिव्स आए हुए हैं, एक ये वाला है दूसरा ये वाला। उस दूसरा जो है हम देख के भी बता सकते हैं कि ये टेंसर इसका रैंक 2 होगा या नहीं होगा। तो वो सिंपल जो है आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस तरह से लिखी हुई है और वो चेंज इसमें QS में हो रहा है
तो इसका मतलब है इट हैज़ रैंक 2। ठीक है, तो मिक्स टेंसर में क्या होता है? मिक्स टेंसर में जो है एक आपके पास जो इंडिसेस जो हैं वो कंट्रावेरिएंट में भी हो सकते हैं और कोवेरिएंट टाइप भी आ सकती है। दोनों मिक्स हों तो हम उसे कहते हैं मिक्स टेंसर। यहाँ पे P जो है वो कंट्रावेरिएंट है टेंसर टाइप में है इंडेक्स, और R जो है वो कोवेरिएंट टाइप में इंडेक्स यूज़ हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ही चेंज भी आएगी। जैसे कि अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट लेता हूँ P, तो पार्शियल एक्स बार P और इसके करस्पॉन्डिंग जो है, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट में तो जो बार भी है वो न्यूमिनेटर में है, इस तरह से R जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, तो इसके बार भी करस्पॉन्डिंग नीचे ही आया डिनोमिनेटर में। तो और इसके साथ जो इंडेक्स R जो हुआ था R ही इधर लिखा गया। और चेंज क्योंकि करने हैं अब हमने, जब इसको चेंज किया P को Q के साथ, और Q किस जगह पे चेंज हुआ है? P के साथ, तो वो सुपरस्क्रिप्ट में, तो हमने सुपरस्क्रिप्ट में ही लिखना है, इसको हमने नीचे नहीं लेके जाना। आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस Q को इसको नीचे, क्योंकि नीचे तो इधर नीचे ही लिख लूँगा, तो वो गलत होगा। आपने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाना है। जैसे ये है कि अगर P के करस्पॉन्डिंग Q में चेंज हुआ है तो Q ऊपर ही रहा, नीचे नहीं लेके, क्यों नीचे के साथ मतलब सबस्क्रिप्ट में है, डिनोमिनेटर में है, तो हमने इसको सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा। तो यहाँ पे जो है अगर सुपरस्क्रिप्ट में है तो सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, और अगर ये R में चेंज आया है और इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है पार्शियल एक्स एस ओवर पार्शियल एक्स बार R, तो ये S जो है वो न्यूमिनेटर में है, लेकिन इसकी जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू R ही लिखनी है सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, दिस इज़ मिक्स टेंसर, और ये रैंक 2 का मिक्स टेंसर है। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है अबाउट टेंसर, उसमें हमने समेशन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, डमी, फ्री, इंडेक्स, कंट्रावेरिएंट वेक्टर टेंसर, इसी तरह से कोवेरिएंट वेक्टर टेंसर, एंड थर्ड इज़ मिक्स टेंसर। उसके रिलेटिव जो है हम MCQs को देख लेते हैं वो क्या है। तो फर्स्ट MCQ देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्ट्रा टेंसर या कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। तो कौन सा हो सकता है? आपने देखना है कि कौन सी सही ट्रांसफॉर्मेशन, नीचे 4 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिहाज से। तो सबसे पहले तो आपने वो इंडिसेस देखें कि ये सबस्क्रिप्ट में या सुपरस्क्रिप्ट में। तो इसमें जो देखें, ये जो है इंडिसेस यूज़ हुए हैं सबस्क्रिप्ट में, तो ये वाले जो है मतलब ऑप्शन ख़त्म हो गई। इसी तरह से यहाँ पे भी जो है इंडिसेस सबस्क्रिप्ट में, ये वाली ऑप्शन भी ख़त्म हो गई। फर्दर हम आगे आते हैं C में। C ऑप्शन देखें, इसमें जो J और I जो है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में है, तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है कि हमने x बार J आया हुआ यहाँ पे ऊपर है न्यूमिनेटर में, और ये बार भी सुपरस्क्रिप्ट में है हमारे पास, ये इंडेक्स भी, तो लिहाजा जो कंट्रावेरिएंट टेंसर की जो सारी कंडीशन है वो होल्ड कर रही है। और दूसरी चीज़ देखनी कि J के करस्पॉन्डिंग I इंडेक्स यूज़ हुआ है, तो I इंडेक्स की पोजीशन भी सुपरस्क्रिप्ट में आई हुई है। जबकि यहाँ पे जब देखते हैं इधर, तो इस जगह पे भी जो है हमारे पास बार जो है वो नीचे आना चाहिए था फॉर कंट्रावेरिएंट के लिए। ठीक है, कंट्रावेरिएंट में जो इस तरफ कंपोनेंट यूज़ हुआ है वेक्टर का, जिस फॉर्म में ये है उसी तरह का न्यूमिनेटर में नज़र आना चाहिए कंट्रावेरिएंट में, तो जो कि नहीं है। तो इस वजह से ये वाली ऑप्शन भी D भी ख़त्म हो गई, B भी ऑप्शन ख़त्म हो कर दी थी हमने। देन करेक्ट ऑप्शन इज C। आगे हम देखते हैं समेशन कन्वेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़। अब इसका समेशन कन्वेंशन देखते हैं वो क्या है। फर्स्टली देखें कि यहाँ पे जो है अगर मैं समेशन कन्वेंशन अप्लाई करूँगा तो कहाँ तक अप्लाई करना है? 8 टर्म्स तक। दूसरा ये देखना है कि दोनों जो 1 1 2 2 3 3 8 8 हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो आप देखेंगे सेम वाले इंडिसेस कौन से हैं। सेम वाले इंडिसेस एक इस जगह पे अपीयर हुए हैं और दूसरा जो है इस जगह पे अपीयर हुआ है, बाकी नहीं है। तो इसका मतलब बाकी ऑप्शन ख़त्म होगी हमारी। इस तरह से हमने जो है लोकली जज करना है कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो अब ये इधर देखें मज़ीद आगे, तो अगर I इंडेक्स सब में आ रहा है लेकिन I जो है वो डिफरेंट फ्रॉम है 1 1, कैन बी सेम, लेकिन ये एक फ्री इंडेक्स यूज़ हुआ है, तो ये जो है I इधर 3 बार रिपीट हुआ हुआ है, तो ये वाली ऑप्शन भी हम नहीं लेंगे। तो बाकी जो ऑप्शन रह गई है J, तो इसका मतलब है कि समेशन कन्वेंशन जो है वो J पे अप्लाई हुई, वो इस तरह से हुई है। देखें ज़रा, अगर हम इसमें देखें ये वाली ऑप्शन C को कि ये किस तरह से ये एवेल्यूएट हुई है, CIJJ, ठीक है।
इसमें क्या करना है कि आपने जे की वेरिएशन को हमने 1 से लेके 8 तक लिखनी है। तो जब हम लिखेंगे क्या आता है, समेशन अप्लाई कर देंगे इस तरह से, समेशन जे 1 to 8। तो जब समेशन 1 to 8 लिखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है C11 आई आ जाएगा, C22 आई आ जाएगा, एंड सो ऑन इट गोज ऑन टू C88 आई आ जाएगा। दैट्स वाई द थर्ड सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जबकि ये वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ये ए आई जे एक्स आई और एक्स जे हैज़ हाउ मैनी कंपोनेंट्स व्हेन n इक्वल्स टू 3। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो समेशन कन्वेंशन जो है इसमें देखना है कि ये कितने इंडिसेस पे यूज़ होगी। तो क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 डमी इंडिसेस हैं, एक आई है और जे है। तो इसका मतलब ये 2 जगह पे जो है समेशन अप्लाई होगी। 2 जगह पे जब समेशन अप्लाई होगी इस MCQ में, तो क्या करेंगे आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एक आप समेशन लिखेंगे I 1 से लेकर 3 तक, दूसरी समेशन भी, क्योंकि दूसरा इंडेक्स क्या J है तो J के लिए करस्पॉन्डिंग समेशन होगा J 1 to 3, और आगे ये एक्सप्रेशन लिख दें सारा जो भी है A I J X I एंड X J। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इस समेशन J को एवेल्यूएट करते हैं फ्रॉम 1 to 3। तो कैसे होगा देखें, तो ये सम होंगी टर्म्स, ठीक है। तो 1 से लेके 3 तक, मतलब इसको 3 दफ़ा हमने जमा करना है। एक दफ़ा J की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा A I 1 X I X 1 प्लस, फिर इस तरह से आगे जाएंगे A I 2 X I X 2, फिर आगे जाएंगे A I 3 X I X 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गए 3 टर्म्स। इसी तरह से जब हम दोबारा से समेशन अप्लाई करेंगे तो ये समेशन हर एक पे अलग अलग डिवाइड होगी। तो फॉर एग्जांपल समेशन जो है वो अलग अलग डिवाइड होती, तो मैं उसमें से एक करके दिखा रहा हूँ आपको। ये A I 1 X I X 1 एंड सो ऑन जो है आगे भी समेशन इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी। तो जब इस पहली टर्म पे समेशन को हम एवेल्यूएट करते हैं वो क्या आएगी वो देखें। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इसको हमने 3 दफ़ा लिखना है। तो ये क्या लिखेंगे A11 X1 X1, फिर आएगा A21 X2 X1, फिर आएगा A I की जगह 3 वैल्यू पुट कर देंगे 31 X3 X1 एंड सो ऑन। आगे आपके पास मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ आएंगी समेशन की वैल्यूज़ आएंगी। तो आप ये देखेंगे इस समेशन की करस्पॉन्डिंग कितनी टोटल वैल्यू आई है 3। तो नेक्स्ट जो 2 दफ़ा जमा हो रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 3, ये टोटल 3 हैं। नेक्स्ट समेशन में भी आपके पास 3 आएंगे, फिर प्लस एक लास्ट इसके करस्पॉन्डिंग समेशन आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग भी 3 टर्म्स आएंगी। तो इन सब टर्म्स को जमा कर लें, 3 + 3 + 3 टोटल 9 टर्म्स आपके पास बनेंगी, ठीक है। तो इस इफ़ n = 3 देन दिस एक्सप्रेशन हैज़ 9 नंबर ऑफ टर्म्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास A है 9, बाकी जो है 6, 3 और 1 ये सब रॉन्ग ऑप्शंस हैं। अच्छा नेक्स्ट जो MCQ है हमारी, मिक्स्ड आंसर हैज़ मिनिमम रैंक। मतलब एक मिक्स्ड आंसर मैंने अभी डिस्कस किया था कि कितने रैंक का हो सकता है मिनिमम। तो आप देखें जो मिक्स्ड आंसर है उसमें जो इंडिसेस यूज़ होते हैं वो एक कॉन्ट्रावेरिएंट में होना चाहिए और एक कोवेरिएंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास इसका मतलब है कि हमें मिनिमम कितने चाहिए इंडिसेस 2, तो उसका रैंक भी जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 2। 1 नहीं हो सकता, अगर 1 लेंगे तो ये हमारे पास ऐसी फॉर्म होगी या इस तरह की होगी। तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट होगा या कोवेरिएंट होगा 1 के केस में, और 3 के केस में जो है हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो सकती है A I J, इधर K आ जाएगा, या यहाँ पे आपके पास K ऊपर चला जाए, यहाँ पे I J आ जाए, दोनों में से कोई एक फॉर्म होगी। तो इस केस में भी जो है हमारे पास तीसरी फॉर्म भी ये हो सकती है कि A I J K या फिर A नीचे आ जाए I J K इंडेक्सेस। तो ये जो तकरीबन इस तरह की फॉर्म बनेगी। तो तीनों में बाकियों में देखें आपके पास ये मिक्स्ड आंसर है, ये मिक्स्ड आंसर है, और ये वाला जो है हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट है और ये वाला कोवेरिएंट आंसर है। लेकिन यहाँ पे कितने इंडिसेस यूज़ हुए हैं 3, तो मिनिमम हमने बताने हैं। तो मिनिमम जो है हमारे पास जो सवाल है वो कवर हो जाता है I और J के साथ। तो लिहाजा जो हमारे पास मिक्स्ड आंसर है
उसका मिनिमम रैंक 2 होगा। नेक्स्ट MCQ पे आते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग मिक्स टेंसर फॉर्म। मतलब ये इसमें से असल में नोटेशन हमने देखनी है कि कौन सी ऐसी ये टेंसर्स लिखे हुए हैं कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास मिक्स टेंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया, AI जो है नीचे सबस्क्रिप्ट में है तो ये कोवेरिएंट है, ये ऊपर है सुपरस्क्रिप्ट में है, ये हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट है। इस वाले पे कोई इंडेक्स नहीं है, तो जिसमें कोई इंडेक्स नहीं है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके रिलेटेड है, तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास मिक्स टेंसर में ये वाली है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, एंड दिस इज़ ऑल टुगेदर रॉन्ग क्योंकि इधर कोई भी इंडेक्स यूज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर रैंक 3। इसमें हमने देखना है कि पहला वाला जो कंपोनेंट है इसमें कितने इंडेक्सेस यूज़ हो रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे दो I, J, P, Q, R 5 कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप बनाएंगे यहाँ से जो टेंसर का रैंक बनेगा वो 5 मिलेगा, 3 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इसमें आगे चलते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, C पे आते हैं। इसमें जो है हमारे पास I, J और I, J 2 जगह पे आया हुआ और एक R है, तो यहाँ पे डमी इंडेक्स जो है हमारे पास 2 हैं, I और J, और थर्ड इंडेक्स है R। अच्छा, यहाँ इस वाली MCQ को देखने से पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं कोरोनेकल डेल्टा की। कोरोनेकल डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, डेल I और J, और इसमें जो है इसकी वैल्यू 2 होती हैं, एक 1 होती है, एक 0। 1 उस वक्त आती है जब I इक्वल्स टू J होता है, और 0 होती है जब I इज़ नॉट इक्वल टू J होता है। और इसको जो है डेल I J को जो है हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, पार्शल XI ओवर पार्शल XJ। ठीक है, अगर इस पार्शल से आप देख सकते हैं, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के कंपोनेंट सेम होंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल होगा, तो तब आपके पास जवाब 1 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ पार्शल x का डेरिवेटिव पार्शल x के साथ, जवाब 1 आता है। और इसी तरह से अगर मैं पार्शल x का डेरिवेटिव पार्शल y के साथ लूँगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो x नाइदर डिपेंड ऑन y एंड y नाइदर डिपेंड ऑन x, तो इन दैट केस जो है हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। तो डेट्स वाई जो है अगर I इज़ नॉट इक्वल टू J, मतलब ये वेरिएबल सेम नहीं, तो आपके पास ये डेरिवेटिव या ये डिफरेंशियल जो है कोरोनेकल डेल्टा ये 0 होगा। इसकी और फॉर्म जो है वो ये हो सकती हैं, एक ये वाली फॉर्म है डेल I J, और दूसरी फॉर्म जो है ये इस तरह से I J ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में हो सकती है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट में, और ये कंट्रावेरिएंट में, और ये मिक्स टेंसर में कोरोनेकल डेल्टा को डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर जो है एक और डेफिनेशन मैं साथ में बताना चाहूँगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन जो है वो कंट्रैक्शन की है। ये हम डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो लास्ट जो MCQ है उसमें हमने यूज़ करनी है। कंट्रैक्शन होती क्या है? कंट्रैक्शन में अगर आपके पास एक टेंसर है, मिक्स टेंसर है ख़ास तौर पे, और ये मिक्स टेंसर ही होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये PQ और एक R मिक्स टेंसर है, और इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेगी, मेरे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं वो बनाने जा रहा हूँ। वो हम बनाते हैं इस तरह से APQR, और न्यू कंपोनेंट जो है हम लेते हैं I J और K। इसकी जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी कंट्रैक्शन क्या होगी। क्योंकि 2 कंपोनेंट्स जो हैं आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में है, तो ये पार्शल x बार I पार्शल x बार J, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो कोवेरिएंट में है, तो ये पार्शल x बार K आ जाएगा। और करस्पॉन्डिंगली आपने P की जगह I की वैल्यू रखनी है, तो इधर पार्शल x P रख देंगे, यहाँ पे पार्शल x Q रख देंगे, और यहाँ पे पार्शल x R रख देंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम एक सुपरस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट, मतलब एक कोवेरिएंट टाइप का इंडेक्स और एक कंट्रावेरिएंट टाइप का इंडेक्स को इक्वल रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ कि I इक्वल्स टू K। जब I इक्वल्स टू K रखूँगा तो इस इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखें। यहाँ पे आएगा A बार I J, और K को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं I के साथ, और इसी तरह से आगे देखते हैं। या K, अगर I को K के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास K आएगा, अगर K को I के साथ रिप्लेस करेंगे यहाँ पे I आ जाएगा। तो करस्पॉन्डिंगली हम चेंज कर रहे हैं, K की जगह हम लिख रहे हैं I। ठीक है, A P Q और R। तो ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम वैसे ही लिखेंगे।
जहाँ पे के आ रहा है नज़र वहाँ पे हम आई लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास के है तो उधर आई लिख दिया, बाकी सारी वैसे ही लिख देनी है आपने। ठीक है जी। अब चेन रूल को ज़रा गौर से देखें। चेन रूल क्या पढ़ा हमने? फॉर एग्जांपल हमने चेन रूल पढ़ा था कि पार्शल y ओवर पार्शल x ओवर पार्शल z, तो ये किसके इक्वल होगा? पार्शल y ओवर पार्शल z के। ठीक है, तो इधर भी चेन रूल कहीं पे लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। वो कैसे देखें? ये दोनों सेम है, ठीक है, तो चेन रूल इस पे और इस पे आ जाएगा। पार्शल x बार j ओवर पार्शल x क्यू और पार्शल x r ओवर पार्शल x p a p q r। अभी मैंने कोरोनेकल डेल्टा डिफ़ाइन किया है कि अगर i j की फॉर्म में हो तो हम उसको पार्शल x i और पार्शल x j लिखते हैं। तो ये जो है हमारे पास पार्शल x r और पार्शल x p लिखा हुआ है। अगर r इक्वल्स टू p होगा तब इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ जाएगी। इन डैट केस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगी इस तरह से, पार्शल x बार j ओवर पार्शल x क्यू a, और क्योंकि मैंने r इक्वल्स टू p रखा है तो मैं यहाँ पे सेम रखूँगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाले और नीचे वाले के साथ सेम रखा है, तो इसी तरह से मैं p को r के सेम रखूँगा, तो इधर p q और उधर p आ जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखें, मैंने एक बार कॉन्ट्रैक्शन की है बाय टेकिंग i इक्वल्स टू k, तो जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जो बनी है मेरे पास उसका रैंक क्या है? ओरिजिनल टेंसर का रैंक हमारे पास 3 है, जो जब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जब इक्वल रखा है तो उसका रैंक 1 हो गया है। तो इसका मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जो ओरिजिनल टेंसर का रैंक होता है उसका उसमें से 2 लेस हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास रैंक 3 था तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो रैंक 1 का टेंसर मिला है मुझे। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने MCQs पे। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ टेंसर रैंक 3। तो इसमें मैं बता रहा था कि इसमें i j p q r जो है 5 इंडिसेस यूज़ हुए, तो ये वाली ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वाले में मैंने स्किप किया था, वो भी बताता हूँ मैं। C वाले में देखें, इधर i और i सेम है और j सेम है, 2 डमी इंडिसेस हैं और एक इंडेक्स आपके पास r है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इधर कितने डमी इंडेक्स हैं? 2, 1 है, तो इसका रैंक क्या था? 1, फ्री इंडेक्स के साथ है। इस तरह यहाँ पे भी आपके पास फ्री इंडेक्स सिर्फ 1 है, r है, तो इसका जो रैंक होगा वो भी 1 होगा। या आप दूसरी तरह से ये देख लें कि इधर 2 बार कॉन्ट्रैक्शन हुई है, तो 2 बार कॉन्ट्रैक्शन हुई है, 5 जगह पर हुई है, 5 इंडिसेस हैं, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास ये रैंक 1 का टेंसर होगा। इस तरह से ये वाला रैंक अभी डिस्कस किया हमने, ये रैंक ये भी 1 का ही आपके पास टेंसर है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस कंडीशन जिसमें i और i सेम है लेकिन q r j 3 फ्री इंडेक्सेस हैं, तो इसका रैंक भी जो है हमारे पास 3 हुआ। तो ये करेक्ट ऑप्शन है जो कि उसने पूछा है कि रैंक 3 का कौन सा कंपोनेंट है।